फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है पिंकेश हिंदी एकेडमी में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का प्रकरण 4 फुटकर रचनाएं। हमने प्रकरण 3 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। देश भाषा काव्य तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग महत्वपूर्ण लाइनें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से कर रहे हैं, उनकी बुक को पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी इम्पोर्टेंट जानकारी पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट इस बुक में से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकरण 4 फुटकर रचनाएं। अब इसमें कौन कौन रचनाकार थे, ठीक है, जो फुटकल में रचनाएं करते थे वो हम देखेंगे। तो इसमें हमारे आते हैं कबीर जी आते हैं और विद्यापति आते हैं। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, शुक्ल जी ने क्या बोला है कि वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। कैसे पता चलता है? पता कैसे चलता है कि दिल्ली के खुसरो मियाँ, मैंने भी बोला था ना, तिरहुत के विद्यापति हैं और दिल्ली के अमीर खुसरो जी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती हैं उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा का जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपकी इसमें जो ये दे रखा है एक पैराग्राफ, वेरी इम्पॉर्टेंट है। पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार के योग्य समझी जाती थी। आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है कि किस में पूछा जाता है कि पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, किसने कहा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम फिर के बन जाते हैं, ओके। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरों की कृति में पाते हैं, पश्चिमी, ध्यान रखिए, पश्चिमी बोलचाल गीत मुख, ठीक है, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में, उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। तो दोनों का नाम आ रखा है, विद्यापति और अमीर खुसरो। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी इनके बारे में। तो खुसरो जी पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के यानी कि 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि खुसरो ने कब रचनाएं प्रारंभ की थी, ठीक है। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक की पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। ये फ़ारसी बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ठीक है। फ़ारसी, ध्यान रखिए ये सब चीज़ें, फ़ारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में ने प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछा जाता है ना कि पहेलियाँ और मुकरियाँ कौन लिखता था, तो हम लोग बताते हैं कौन, अमीर खुसरो, ठीक है। इनमें उक्ति विचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे। किसने? अमीर खुसरो ने। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सुसैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही
बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी, अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की और दो सखुनों में ही मिलती हैं। ठीक है, रचनाएं भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती थी, ठेठ कड़ी बोली, बोलचाल, पहेलियाँ, मुकरियों, और दो सखुनों में ही मिलती हैं। ठीक है, हिंदी की रचनाएं दो प्रकार की पाई जाती थी, आपको बता रखी है, ठेठ खड़ी बोलचाल थी और पहेलियाँ और मुकरियों में थी। यद्यपि इसमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि भाई जो कबीर जी हैं उनकी दोहों की भाषा कौन सी थी? तो ब्रज थी। ठीक है, काव्य भाषा। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। फिर खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तम्बाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सुरत वाली कोठी थी, जिसमें तम्बाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि यह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ आते हैं हम लोग। खुसरो की प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी हस्तलिखित प्रति मिलती है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में। ठीक है, ये सब चीज़ें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपसे बस इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। ठीक है, खुसरो का क्या था? मनोरंजन करना था जनता का। कबीर धर्मोपदेश थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए जाते हैं। देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि कबीर क्या थे? धर्म उपदेशक थे। ठीक है, और खुसरो जी अमीर खुसरो क्या थे? वो मनोरंजन करते थे। दोनों में अंतर सुगल जी कभी कभार ये क्वेश्चन कर देते हैं कि दोनों में क्या अंतर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसमें एक न गिरे। अब आपसे ये पहेली पूछी जाती है। अब ये पहेली क्या हो गई? ये आकाश हो गई। ठीक है, एक थाल मोती भरा उल्टा। ठीक है, उस पर तारे दिखते रहते हैं। एक नार ने अचरज किया सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है, अब बत्ती निकलती है तेल में से। अब जैसी जैसे वो जलती जाती है तो तेल कम होता चला जाता है। तो इसमें यही तो बोल रहे हैं कि जो जो सांप ताल को खाए, यानी कि तेल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। जैसे तेल खत्म होता है उसमें से, मिट्टी का तेल दिए में से या जिसका भी जल रहा होता है, वैसे ही वो बत्ती खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये अमीर खुसरो जी की पहेलियाँ हैं। ठीक है, ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है, अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप में देखिए। आपको फिर दे रखा है कि चूक भई कुछ बासो ऐसी देश छोड़ी भयो परदेसी, ये सब इन्हीं की हैं। ठीक है, बाकी हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन पे आते हैं कि और इम्पोर्टेंट लाइनें इसमें क्या मिलेंगी, ये सब अमीर खुसरो की ही हैं। अब आ जाते हैं हम विद्यापति पे। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिली कोकिल कहलाए। कौन कहलाए थे? विद्यापति। वह इनकी पदावली है। पदावली के कारण ये क्या कहलाए थे? मैथिल कोकिल कहलाए थे। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपने ओर खींचते हैं। सर चार्ल्स ग्रियर्सन
ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। किसने माना है? ग्रियर्सन जी ने माना है। ठीक है। अच्छा, केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी हो तो आवश्यक होता है। ठीक है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर इसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा होता है तो उर्दू और हिंदी का ही एक साहित्य माना जाता है। ओके, और हम इसको पढ़ते हैं बाद में। फिर खड़ी बोली, बागड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बेसबारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में बताया जा रहा है? ये विद्यापति के बारे में बताया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइनें आपके लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट लाइनें विद्यापति के ही बारे में अभी, कि बोली समझते हैं बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, गयल, गैल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः इस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है। उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ठीक है, ये चीज़ें समझनी चाहिए आपको। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें गायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि विद्यापति के अधिकतर कैसे हैं पद? तो श्रृंगार के हैं, जिसमें नायिका और नायक और राधा कृष्ण के बारे में कहा गया है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शिव थे। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि विद्यापति ने राधा कृष्ण के बारे में बातें तो की हैं, पर उनको कृष्ण का भक्त नहीं समझना। ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन कितनी बार मुझे लग रहा है 4-5 बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ना, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। फिर पूछा जाता है किसके लिए कहा? ये विद्यापति के लिए कहा है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि क्वेश्चन को कोई भी एर फेर के पूछे, आपको आंसर पता होना चाहिए। और वो आंसर कब पता होगा? जब हम लाइन वाइज शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। और मैं आपको वही लाइन टू लाइन एकदम इम्पोर्टेंट लाइनें आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको फ्री की क्लासें मिल रही हैं, इतना कोई नहीं कराता है। ठीक है, सिर्फ ऊपर से बता देते हैं, इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा कोई नहीं बताने को तैयार होता है। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि भाई आप अच्छे से अपने नेट की तैयारी कर सकें। ठीक है, पीजीटी टीजीटी की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ओके, अब हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन क्या पढ़ते हैं कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान में थे। उनके 2 पद नीचे दिए हैं। ये 2 पद दिए हुए हैं विद्यापति के, तो हम इनको तो आप लोग खुद ही देख लेंगे। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन इक भाषहि मुख से दूरी करू चीरे। ठीक है, ये इनके विद्यापति के पद है। बाकी जो बचा इनका थोड़ा सा और बचा हुआ है। लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से, जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के ना जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राम रूप के
प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। देखिए आपको इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लाइनें थी वो हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या, प्रकरण 4 फुटकल। ठीक है, फुटकल रचनाएं, तो वो फुटकल रचना में हमने कौन कौन पढ़े, अमीर खुसरो जी पढ़े और विद्यापति पढ़े। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।